पल उन ऑफिसर्स के लिए जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान इसका इस्तेमाल किया था। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पीके सहगल जी भी जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। पीके सहगल जी, बहुत स्वागत है आपका, हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। आप बहुत भावनात्मक पल उन ऑफिसर्स के लिए आज कहा जाएगा जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान MiG-21 को उड़ाया। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। हिंदुस्तान ने MiG-21 के ऊपर के लिए डील 1961 में साइन की थी, कंप्लीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। 1963 में पहली बार हिंदुस्तान में एक जेट हवाई जहाज जो सुपरसोनिक था उसको इंडक्ट किया गया। इसने 1965 की वॉर में योगदान दिया, 71 में बहुत बढ़िया तरीके से योगदान दिया। उस समय ये दुनिया का पहला सुपरसोनिक जेट था जिसका मुकाबला हुआ पाकिस्तान के सुपरसोनिक F-104, और हर बारी हमारा जेट जो था पाकिस्तान के ऊपर हावी हुआ। तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारे पायलट जो है ज्यादा सफल थे। उनकी ट्रेनिंग, उनकी मोरल, उनका मोटिवेशन, उनकी लीडरशिप बहुत बेहतर थी। फिर 1999 की लड़ाई में भी इसने बड़ा अच्छा योगदान दिया। उसके बाद आपको याद होगा कि बालाकोट जब हमने स्ट्राइक की तो उसमें भी उस समय भी MiG-19 बाइसन को उड़ाते हुए विंग कमांडर अभिनंदन ने, अभी जो ग्रुप कैप्टन है उनको वीर चक्र मिला था, उन्होंने दुनिया का सबसे बेहतर जो पाकिस्तान का जहाज था लड़ाका F-16 उसको मार गिराया। फिर ऑपरेशन सिंदूर में भी 2 स्क्वाड्रन जो है कंटिन्यूस राउंड द क्लॉक कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे थे। यानी दूसरे शब्दों में बहुत बड़े पैमाने पर इसने हमारी वायुसेना में अपना योगदान दिया। हिंदुस्तान में एक समय था जब 400 हवाई जहाज एक समय हिंदुस्तान के 19 स्क्वाड्रन्स में थे। हिंदुस्तान ने टोटल 874 ये जहाज बनाए, जिसमें से 600 हिंदुस्तान के अंदर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी बने हुए थे। ये दुनिया में का ऐसा जहाज था जो 60 कंट्रीज इसको ऑपरेट कर रही थी, और इसकी लार्जेस्ट प्रोडक्शन एनीवेयर इन द वर्ल्ड जो है किसी भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की वो इसकी है। ये हवाई जहाज एसेंशियली हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन के लिए है, लेकिन हिंदुस्तान जो है इसको लो लेवल ऑपरेशन के लिए, ग्राउंड अटैक के लिए इस्तेमाल करता रहा है, और नाइट टाइम में भी लो लेवल फ्लाइंग करता रहा है। इसको देखकर रशिया के इंजीनियर्स और रशिया के पायलट खुद भी दंग थे कि हिंदुस्तान ने इस माफी की कार्रवाई कैसे की। आमतौर पे कोई भी हवाई जहाज जो है, खास करके जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसको 40 साल से ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन हिंदुस्तान की वायुसेना ने इसको 62 साल तक इस्तेमाल किया, जो एक किस्म से दुनिया में रिकॉर्ड है। ये साफ तौर पर दर्शाता है कि हमारी वायुसेना जो है बहुत ही ज्यादा काबिल है, बहुत ही ज्यादा तजुर्बे वाली है। इसके कई वर्जन हिंदुस्तान में बनाए गए, MiG-21 BIS, MiG-21 FL, MiG-21 बाइसन, और इसके अपग्रेड इसको बार बार करते रहे, लेकिन एट दी अल्टीमेट एनालिसिस इसको आज रिटायर किया जा रहा है उसी जगह से जहां से इसको पहले 1963 में इंडक्ट किया था। सबसे पहला स्क्वाड्रन चंडीगढ़ में रेज हुआ था, आज चंडीगढ़ से इसको अलविदा किया जा रहा है। और इस अलविदा परेड के अंदर जो शामिल है उसमें राजनाथ सिंह है, हमारे CDS हैं, तीनों चीफ्स हैं, 7 एयर कमांड्स हैं, सारे एयर कमांड्स के जो कमांडर्स इन चीफ्स हैं वो सारे के सारे मौजूद हैं। और ये जो 6 हवाई जहाज में हिस्सा ले रहे हैं उसमें से एक को उड़ा रहे हैं एयर चीफ मार्शल AP सिंह खुद, और एक हमारे देश की बिटिया है प्रिया शर्मा, वो उड़ा रही है। जब ये हवाई जहाज लैंड करेंगे तो इनको वाटर कैनन सैल्यूट दी जाएगी, जो एक किस्म से फाइनल सैल्यूट होती है एट द टाइम ऑफ इंडक्शन एंड एट द टाइम ऑफ डी इंडक्शन। वास्तव में ये जहाज जो है बहुत ही लाभदायक रहा जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है। अभी इसको रिप्लेस किया जाएगा तेजस मार्क 1A और मार्क 2 के माध्यम से, लेकिन इनकी रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत ही स्लो है। पहले 83 जेट्स के लिए डील साइन हुई थी, अभी 97 के लिए और हुई है। पहले 83 में से अभी केवल 1 या 2 ही, वो भी अभी इंडक्ट नहीं हुए, क्योंकि उनकी भी ट्रायल जो है मिसाइल फायरिंग वगैरह अभी भी ड्यू है। इसको निगाह में रखते बड़ा लाजमी है कि हिंदुस्तान के कॉम्बैट स्क्वाड्रन की ताकत को बढ़ाने के लिए कम से कम 114 नए राफेल जल्द से जल्द इंडक्ट किए जाए। इस समय हिंदुस्तान के ये 2 स्क्वाड्रन जो है आज डी इंडक्ट हो जाएंगे, हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ रह जाएगी 27, पाकिस्तान की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हो गई है 25, और उसको 40 हवाई जहाज और चाइना देने जा रहा है जो 5th जनरेशन के होंगे, उससे उसकी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हमारे बराबर हो जाएगी। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना के पास हमारे से 4 गुना ज्यादा जहाज है। ऐसे में बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान जल्द से जल्द अपनी सुरक्षा को कायम रखने के लिए और दुश्मन के ऊपर हामी होने के लिए अपने स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को बढ़ाए। इसके बारे में एयर चीफ मार्शल बार बार कह रहे हैं,
वी हैव टू बी प्रेजेंट रेडी, नॉट फ्यूचर रेडी। जी जी क्योंकि अगर युद्ध आज होता है या आज के 5 साल या 10 साल के बाद होता है, कोई भी स्क्वाड्रन की जब डील साइन की जाती है हवाई जहाज की, उसको इंडक्ट करके पायलट्स को ट्रेन करने के लिए जी कई साल लग जाते हैं। अगर आज डील साइन कर होती है नए राफेल्स के लिए, तो वास्तव में वो जब तक इंडक्ट होंगे हिंदुस्तान के एयरफोर्स में आएंगे, कम से कम 3-4 साल 5 साल लग जाएंगे। ऐसे में बहुत लाजमी है कि हिंदुस्तान जो है तुरंत से अपनी सुरक्षा को कायम रखने के लिए जल्द से जल्द या तो 5th जनरेशन हवाई जहाज या फॉर द टाइम बिंग 114 और राफेल जो है, जिसको कहा जा रहा है कि वो मेक इन इंडिया होगा, 60% उसकी डिफेंस प्रोडक्शन जो होगी इंडिया के अंदर होगी, इंडिजिनस कंपोनेंट्स होंगे, जिससे हिंदुस्तान का आत्मनिर्भर भारत को, हिंदुस्तान के डिफेंस इंडस्ट्री को, हिंदुस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को, हिंदुस्तान के एमएससी को, हिंदुस्तान की एंसिलरी इंडस्ट्री को बहुत बड़े पैमाने पर फायदा होगा, बड़े पैमाने पर जॉब क्रिएशन होगी। बड़ा लाजमी है कि ये डिसीजन जल्द से जल्द सरकार ले। और हमारे एयर चीफ ने साफ तौर पे कहा है, कीपिंग इन व्यू कि अगर जॉइंट अटैक होता है पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, चाइना पहले दिन ही कम से कम 65 से 80 स्क्वाड्रन हमारे खिलाफ उतार सकता है, पाकिस्तान 27 स्क्वाड्रन, तो दोनों का मिला के 100 स्क्वाड्रन से ज़्यादा उनका मुकाबला करेगा हिंदुस्तान की एयरफोर्स की 27 स्क्वाड्रन, जो एक किस्म से इनकॉन्सिक्वेंशियल है। इसको निगाह में रखते हुए कह रहे हैं कि हमारे जो 42.5 स्क्वाड्रन थे, जो आज से तकरीबन 20 साल पहले अप्रूव स्ट्रेंथ थी, उसको भी दोबारा देखने की आवश्यकता है। ये बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही लाभदायक है और बड़ी गंभीर इशू है। सरकार को जल्द से जल्द डिसीजन लेनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि अगले 12 से 15 साल के अंदर हम हर प्रकार से अपनी डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करेंगे। हमें कम से कम 10 साल के लिए पीस चाहिए, ये तय करने के लिए कि हिंदुस्तान जो है अगले 10 से 12 साल के अंदर हर प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रख सकेगा और दुश्मन के ऊपर हावी हो सकेगा। बैक टू यू। जी सर, आपने बहुत तरीके से समझाया इसके बारे में डिटेल में कि किस तरीके से क्या खास यादें इसके साथ जुड़ी हैं, कितना खास ये रहा है। ऐसे में एक सवाल ये भी आपने जवाब में ये भी कहा था सर कि आप बहुत वक्त पर इसको अपग्रेड भी किया गया, ओल्ड वर्जन की वजह से बीच में काफ़ी अपग्रेड भी हुआ है टाइम के साथ। इसकी अगर हम अन्य लड़ाकू विमानों के मुकाबले इसकी अलग से खासियतों के बारे में हम जानना चाहें, किस तरीके से उनसे अलग ये था? देखो, कोई भी हवाई जहाज जो है, आप जब उसको अपग्रेड करते हो, आप इंजन को अपग्रेड कर सकते हो, जी, जी। उसके रडार को अपग्रेड कर सकते हो, उसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्पीड को अपग्रेड कर सकते हो, उसके सेंसर्स को अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक फ्यूजलाज है उसको अपग्रेड नहीं कर सकते। जी। तो बेसिक ढांचा है, औरत तो बूढ़ी होती जाएगी, आप उसको रूज लगा लो, उसको चूड़ियां पे ला लो, उसको सिंदूर लगा दो, उसको रूज लगा दो, बूढ़ी तो बूढ़ी रहेगी ना। ऐसे में बड़ा लाजमी है कि आप नया लड़ाका इंडक्ट करें। मैं जैसे कि कोई भी वायुसेना जो है अपने किसी भी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को 40 से ज़्यादा साल से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती। हिंदुस्तान ने एक किस्म से रिकॉर्ड कायम कर दिया है कि 62 ईयर्स तक हमने इस लड़ाके को कायम रखा है। तो मैंने जैसे कि 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ मई के महीने में, उस समय भी 2 स्क्वाड्रन जो है MiG-21 के 24/7 लगातार कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग कर रहे थे। कि वास्तव में दाग देता हूँ मैं हिंदुस्तान के मैच्योरिटी के, हिंदुस्तान की मेंटेनेंस के लिए, HAL के लिए, और हिंदुस्तान के जो इंजीनियरिंग स्टाफ है जो इन हवाई जहाज़ों को मेंटेन कर रहा था, सस्टेन कर रहा था, और वो पायलट्स जो इस लड़ाके को उड़ा रहे थे, उन सबको मैं सेलिब्रेशन करता हूँ कि वास्तव में उन्होंने एक ऐसा जहाज उड़ाया जिसकी लाइफ खत्म हो चुकी थी। और जैसे कि मैंने कहा, हिंदुस्तान की ये जो लड़ाका है, 874 हवाई जहाज बनाए गए हिंदुस्तान के अंदर। आपके जो रिप्लेसमेंट तेजस है उनके 83 और 97 की डील है, ये बहुत कम है। 19 स्क्वाड्रन एक समय जिसमें 400 हवाई जहाज थे, इसी जहाज के साथ लैस थे। अभी वो 19 स्क्वाड्रन आपके आज पूरे रिटायर हो जाएंगे, मतलब जब MiG-21 के थे। इनकी रिप्लेसमेंट की आवश्यकता बहुत लाजमी है, बहुत जल्द इसकी आवश्यकता है। और मुझे पक्का यकीन है कि राजनाथ सिंह के नीचे जो कमेटी बैठी है, जो डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के बारे में बातचीत कर रही है, इस साल ये सारी डिसीजन ली जाएंगी। जल्द से जल्द कोई इम्पोर्टेंट फैसला लेंगी 114 राफेल को लेकर। जी सर, कहा यह भी जा रहा है कि अगले महीने तेजस MK-1A भी लॉन्च हो रहा है। ये भी अपने आप में एक लड़ाकू विमानों में अगर बात करें बहुत आधुनिक
तकनीकी से लैस और तमाम तरीके से जो अपडेटेड जो लड़ाकू विमान होते हैं वो होगा, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे। देखो, हमारी रेट ऑफ प्रोडक्शन बड़ी कम है। एज ऑफ टुडे कहा जा रहा है एचएएल की तरफ से कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर वो हमको 2 हवाई जहाज जो है तेजस जो 1A जी। वो दे देंगे, हाँ। और इस साल के एंड तक 3 और दे देंगे, क्योंकि G404 इंजन जो अमेरिका की तरफ से उसमें देरी हो रही थी। अगले साल से वो कह रहे हैं कि 8 हवाई जहाज। हिंदुस्तान के चीफ आर्मी एयर चीफ ने साफ तौर पे कहा है कि हमको हर साल 40 नए जहाजों को इंडक्ट करने की आवश्यकता है। अगर आपकी रेट ऑफ प्रोडक्शन केवल 8 ही होगी, आप एक नई और फैक्ट्री भी लगा रहे हैं, उस फैक्ट्री को भी मिला के आपकी रेट ऑफ प्रोडक्शन केवल 16 होगी, देन 40 हवाई जहाज आपके हर साल रिटायर हो जाएंगे। अभी आपके जगुआर्स भी रिटायरमेंट होने के वाले के नज़दीक पहुंच चुके हैं, मिराज हवाई जहाज वो भी रिटायरमेंट के नज़दीक हो चुके हैं। वायु सेना में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी आ जाएगी। इस कमज़ोरी को चेकमेट करने के लिए बड़ा लाजमी है कि जल्द से जल्द हम कोई या तो रेट ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाएं। अगर आप देखो, एयर चीफ ने साफ तौर पे कहा है कि उनको एचएएल के ऊपर उस तरह का भरोसा नहीं है। एचएएल जो है मिशन मोड में काम नहीं कर रहे, वो काम करते हैं अपना 9 to 5 मिशन मोड में काम करने की आवश्यकता है। आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा। और हिंदुस्तान ने 1984 से कावेरी इंजन बनाने की कोशिश की है, लेकिन आज तक वो जेट इंजन नहीं बना। हमने मंगलयान को तो मार्स के ग्रह के और ऑर्बिट में हिंदुस्तान पहला देश था जिसने अपने सैटेलाइट को स्थित किया। हम चांद पर भी लैंड कर गए, साउथ पोल के ऊपर या नॉर्थ पोल के ऊपर। वो भी दुनिया का पहला देश था जिसने वहाँ सक्सेसफुल लैंडिंग की उस एरिया में। लेकिन हम एक जेट इंजन नहीं बना पाए। इसके लिए भी ट्रांसफर टेक्नोलॉजी मिल रही है हमको 100% फ्रांस के माध्यम से। हो सकता है कि उस ट्रांसफर टेक्नोलॉजी से और प्राइवेट सेक्टर के आ जाने से हम जल्द कामयाबी हासिल कर लेंगे। बड़ा अफसोस की बात थी कि जी पिछले कुछ सालों को छोड़ के हमने प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस में जोड़ा नहीं था। अगर प्राइवेट सेक्टर को जोड़ा होता तो आज ये हालात नहीं होते। प्राइवेट सेक्टर हमारा बड़ा कॉम्पिटेंट है और मुझे पक्का यकीन है दे कैन गिव यू वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट एट वर्ल्ड क्लास टाइम फ्रेम्स। जी। और रेट ऑफ बहुत प्रोडक्शन लाजमी है कि उनको जल्द से जल्द हर प्रकार से जोड़ा जाए। जी जी। पीके सहगल सर, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी जो दी आपने, बहुत विस्तार से हमें समझाई चीज़ें। और अब आगे और जो नए विमानों को, लड़ाकू विमानों को इसमें शामिल किया जाएगा। रेट ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम है अभी भी भारत में, जैसा कि हमें हमारे खास मेहमान बता रहे थे। इसी के साथ ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक के बाद फ़ौरन हाजिर हो रहे हैं।